प्रिय छात्रों, आज हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के E203 के जो 12वां चैप्टर है उसके अंतर्गत फ्यूज़ पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका उपयोग शक्ति तंत्रों में, घर के अंदर, विद्युत कंपनियों में तथा विभिन्न व्यावसायिक जो संस्थान हैं उनके अंदर किया जाता है और था, परंतु इसका उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका कारण है इसकी जगह MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ने ले ली है। कारण ये है कि फ्यूज़ को बार बार बदलना पड़ता था। जो फ्यूज़ का तार जब ऑपरेट होकर मेल्ट हो जाता था, पिघल जाता था, तो ऐसी अवस्था में दूसरा तार लगाना पड़ता था। अब किस साइज़ का तार लगना है, किस मटेरियल का लगना है, यह एक साधारण आदमी के द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में आजकल आप घरों में, व्यापारिक संस्थानों में या फैक्ट्रीज़ के अंदर MCB का उपयोग करते हैं। MCB एक बार ट्रिप हो जाती है तो उसके बाद केवल उसे ऑन करना होता है, और यदि परिपथ में फॉल्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में वो वापस ट्रिप हो जाती थी। अर्थात हमें जो बार बार ऑपरेट होने के कारण फ्यूज़ तार को बदलना पड़ता था, वो हमें MCB में नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज़, MCB की करंट रेटिंग लिखी हुई है, तो यदि कभी कोई MCB खराब भी होती है तो उसी एम्पियर की दूसरी MCB से बदला जा सकता है। A fuse is a protective device which consists of a thin wire or strip which is connected in series with circuit. It has to be protected. अर्थात एक फ्यूज़ प्रोटेक्शन की एक डिवाइस है जिसमें एक पतला तार या स्ट्रिप होती है, और जिस भी परिपथ को हमें सुरक्षा प्रदान करनी है उसके श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। Fuse is essentially a short piece of metal which melts when an excessive current flows through it. The circuit is thus interrupted, and so the chain damage due to the fault is prevented at the expense of the fuse. फ्यूज़ एक निम्न गलनांक वाले पदार्थ का धातु का छोटा तार या स्ट्रिप होती है
यह एक रक्षात्मक उपकरण होता है। फ्यूज एक सुरक्षात्मक उपकरण है जिसमें एक पतली तार या पट्टी होती है जो परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, जिसकी रक्षा उसको करनी होती है। जब परिपथ और फ्यूज में बहने वाली धारा एक पूर्व निर्धारित मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार का तापमान बढ़ जाता है और यह पिघलकर सर्किट या परिपथ को विच्छेद कर देता है। अब जो फ्यूज़ है वो असाधारण स्थितियों में, जैसे भूसंपर्कन अर्थात अर्थ, अतिभार ओवरलोड, लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट में की स्थिति में, जब ऐसी स्थितियां परिपथ में आती है तो ऐसी स्थिति में धारा जो परिपथ में बहने वाली है उसका मान एकदम से बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए मान के कारण उस फ्यूज तार का तापमान लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि फ्यूज तार का एक प्रतिरोध है R, तो I²RT, उससे हीट प्रोड्यूस होती है और उसके कारण तापमान बढ़ता रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पिघलकर सर्किट को विच्छेद कर देता है या सप्लाई से परिपथ को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब एक अच्छे फ्यूज पदार्थ के लिए क्या क्या गुण आवश्यक है? उसके लिए लो कॉस्ट, लागत कम होनी चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता, लो रेजिस्टिविटी। तो इसमें क्या होगा, इट प्रोवाइड्स थिन वायर फॉर द फ्यूजिंग एलिमेंट एंड इन टर्न थिन वायर गिव्स लेस मेटल वेपर ऑन मेल्टिंग। जब लेस मेटल वेपर होगी तो आर की लोअर कंडक्टिविटी होगी और क्वेंचिंग ऑफ आर बिकम ईजियर। फास्ट ऑपरेटिंग अर्थात जो ऑपरेशन का जो टाइम है, जिस क्षण परिपथ में धारा बढ़ रही है उसके कितने समय बाद फ्यूज़ पिघलकर सप्लाई को से परिपथ को डिस्कनेक्ट कर देता है, वो उसका ऑपरेटिंग टाइम है। तो वो कम से कम होना चाहिए ताकि परिपथ को डैमेज न हो। लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि यह जल्दी ही पिघल जाए। लो वेपोराइजेशन टेम्परेचर, जब ये मेटल पिघलेगी तो वहाँ पर एक क्या होगा, कंडक्टिंग लिक्विड टाइप का एग्जिस्ट करेगा। यदि ये जल्दी से वेपोराइज नहीं होगा, इसका वाष्पीकरण नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में पिघलने के उपरांत भी परिपथ में धारा बहती रहेगी। लो कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल वेपर, धातु वाष्प की चालकता कम होनी चाहिए, क्योंकि यदि वाष्प भी कंडक्टिंग होगी तो ऐसी स्थिति में परिपथ में धारा बहना या बहती रहेगी। हाई कंडक्टिविटी, सो मास ऑफ मोल्टन मेटल टू बी हैंडल इज मिनिमम। तो उच्च चालकता के कारण क्या होगा, पिघली हुई धातु का न्यूनतम द्रव्यमान होगा जिसे कि हैंडल करना हो। अब मुख्य रूप से लेड एंड टिन, कॉपर, सिल्वर, रोज अलॉयज, वुड्स अलॉय का उपयोग
फ्यूज़ पदार्थ के मेटल के रूप में होता है। लेकिन जो टिन्ड कॉपर है वो रिवायरेबल फ्यूज़ के अंदर काम आता है। अलॉय ऑफ टिन एंड लेड रिवायरेबल फ्यूज़। सिल्वर और सिल्वर अलॉयज़ लो रेटिंग की कार्ट्रिज फ्यूज़ के अंदर काम आता है। कॉपर एंड कॉपर अलॉयज़ हाई रेटिंग कार्ट्रिज फ्यूज़। तो फ्यूज़ के कई प्रकार होते हैं जिनका हम यहाँ अध्ययन नहीं करेंगे, यह आप शक्ति तंत्र के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। अब एक फ्यूज़ के अंदर जो फ्यूजिंग करंट है I, वो होती है AD⁴n। यहाँ पर I फ्यूजिंग करंट है, D डायमीटर ऑफ वायर इन सेंटीमीटर है, A कांस्टेंट है जो मेटेरियल पर निर्भर करता है, और N का लगभग मान 1.5 होता है। अब कॉपर के लिए A का मान 2530, एल्यूमिनियम के लिए 1870, टिन के लिए 405.5 और लेड के लिए 304.6। अब जो मेटेरियल अलॉय काम आती है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट। तो जो चांदी या सिल्वर है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है 1.64 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 961 डिग्री सेंटीग्रेड। टिन 11.3 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, 232 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेड का है 20.4 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर और 327 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर और मेल्टिंग पॉइंट 1082 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए चूँकि इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च है इसलिए इसका हमने उपयोग देखा था कॉपर और कॉपर अलॉयज़ का हाई रेटिंग के कार्ट्रिज फ्यूज़ के अंदर। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी 2.86 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर और 660 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट है। टिन्ड कॉपर के लिए 1.724 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर और मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30%, 7% लेड और 63% टिन मिला के, जिसे हम यूटिक अलॉय कहते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी 14.5 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर और इसका मेल्टिंग पॉइंट 183 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा एक रोज़ अलॉयज़ काम आती है जिसमें 2% बिस्मिथ, 1% लेड और 1% टिन। इसका मेल्टिंग पॉइंट 94 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरी अलॉय वुड्स अलॉय जिसमें बिस्मिथ 4%, लेड 2%, टिन 1%, कैडमियम 1%, इसका मेल्टिंग पॉइंट 71 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जो फ्यूज़ से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। रेटेड कैरिंग करंट अर्थात वह अधिकतम धारा जो फ्यूज़ पदार्थ बिना इच्छित गर्म हुए या पिघले बिना अपने में से बहने दे सकता है या वहन कर सकता है, वह रेटेड कैरिंग करंट अर्थात यह अधिकतम करंट है जो यदि फ्यूज़ में से लगातार प्रवाहित होती रहे तो भी फ्यूज़ में अनड्यू हीटिंग और मेल्टिंग नहीं हो। फ्यूजिंग करंट, अब रेटेड कैरिंग करंट से यदि थोड़ी सी भी करंट ज़्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में वो फ्यूज़ पदार्थ पिघल जाएगा। तो उस रेटेड कैरिंग करंट के ऊपर जितने भी मान हैं वो सारे वह करंट से जिस पर वो पिघल सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे न्यूनतम है अर्थात मिनिमम करंट टू फ्यूज द वायर इन सच ए टाइम इंटरवल
एज शॉल बी नेसेसरी फॉर द वायर टू हैव अटेन्ड इट्स स्टडी टेम्परेचर। यानी वह न्यूनतम धारा जो इतने समय अंतराल के अंदर एक स्टडी टेम्परेचर अटेंड कर ले, जिस पर वह पिघल जाए। तीसरा जो फैक्टर है फ्यूजिंग फैक्टर, द रेशियो ऑफ फ्यूजिंग करंट टू रेटेड कैरिंग करंट इज नोन एज फ्यूजिंग फैक्टर। अर्थात फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट कैरिंग करंट का जो रेशियो है वो फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। अब चूंकि फ्यूजिंग धारा रेटेड कैरिंग करंट धारा से हमेशा अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। और अधिक अध्ययन के लिए आप इन किताबों का और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने फ्यूज मेटल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तथा कौन से मेटल या अलॉय का उपयोग कहाँ और क्यों होता है, इसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।